हेलो बच्चों, तो ये है पार्ट 10 जहाँ पे हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को पढ़ेंगे। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर पूरे 4 सेल ऑर्गेनेल्स आ रहे थे, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आते हैं, जो कि ये एसोसिएशन दिखाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होती है बैक्टीरिया की तरह। अब सिमिलरिटी क्या क्या है इनके बीच में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बीच में, कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। मतलब जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका क्रिस्टी है, और ये डबल मेम्ब्रेन मतलब एक मेम्ब्रेन खुद का और इसके सराउंड सराउंड एक और मेम्ब्रेन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है डबल मेम्ब्रेन। हैव डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, हैव आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब आरएनए हैव देयर ओन प्रोटीन, बोथ ऑफ देम हैव रेप्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन मशीनरी। और इनको इसलिए बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स क्योंकि इनके पास खुद का प्रोटीन तो होता है, लेकिन कुछ प्रोटीन के लिए ये साइटोप्लाज्म पे डिपेंड होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा सेल है, अभी ये प्लास्टिड है और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। इनके पास खुद का प्रोटीन है, लेकिन मान लो कुछ प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी जो कि इन दोनों के पास नहीं है, तो वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और इसीलिए ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये दूसरों पे भी डिपेंड करते हैं, यानी साइटोप्लाज्म के प्रोटीन पे भी डिपेंड करते हैं। एक प्रॉपर्टी और है इन दोनों की सिमिलर होने की, इन्वॉल्व्ड इन एटीपी सिंथेसिस, मतलब कि फॉस्फोराइलेशन में मदद करते हैं। ये टर्म आपको रेस्पिरेशन में समझ आएगा जब मैं वहां पे आपको चैप्टर डिटेल में बताऊंगी। एटीपी सिंथेसिस दोनों के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्लास्टिड के अंदर बस एक पार्ट जो कि क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लास्टिड भी 3 टाइप के होते हैं और उसका जो पहला टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर एटीपी सिंथेसिस होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वहीं अगर देखा जाए क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन लाइट रिएक्शन वाला, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमारे दो रिएक्शन होते हैं, लाइट और डार्क, तो लाइट वाला रिएक्शन यहाँ पे होता है। और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है। और लेकिन अगर क्लोरोप्लास्ट कर रहा है तो इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर एटीपी सिंथेसिस होता है। अब देखते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया इन डिटेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं एटीपी को, लेकिन अगर पावर हाउस ऑफ सेल बोल दिया तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। इसका शेप सॉसेज लाइक का शेप होता है, सिलेंड्रिकल होते हैं। और इनका साइज लेंथ में देखा जाए तो 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर, और डायमीटर में देखा जाए तो 0.2 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है। इनका शेप, साइज और नंबर तीनों वेरी करते हैं सेल टू सेल। फंक्शनली, फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव सेल, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया हर एक सेल में एक ही होते हैं या 2 होते हैं या 3? देखो, जैसे जैसा सेल होगा, जैसे मान लो किसी सेल, कोई सेल एक ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जैसे हमारा कार्डियक सेल होगा जिसके अंदर हार्ट आते हैं, जो हार्ट के सेल हो गए वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, लगातार काम करते ही रहते हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि एनर्जी ज्यादा लगेगी। एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा लगेगा। तो जो फंक्शनली या फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव सेल हैं, उनको, इनके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और जो थोड़े थोड़े कम है उनके अंदर थोड़ा कम माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो एक भी हो सकता है और कई भी हो सकते हैं। नॉट इजिली विजिबल इन माइक्रोस्कोप। देखो, जनरली जो देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखोगे तो ये बिजली आपको विजिबल दिखेंगे ही नहीं। मतलब ये हमारा सेल दिख जाएगा आपको, और प्लास्टिड दिख जाएंगे, और कुछ दिख जाएगा सेल ऑर्गेनेल्स आपको, लेकिन आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा। तो इसको देखने के लिए आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रेन की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं जेनस ग्रीन। और जब तक इसको आप डालेंगे नहीं, और जब तक आप इसको डालेंगे नहीं तब तक आपको कलर शो करेगा ही नहीं। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन होता है ये मोर परमिएबल होता है, मतलब कि बेसिकली आयंस को या किसी पार्टिकल्स को अंदर आने देता है। लेकिन अगर इनर मेम्ब्रेन देखा जाए तो वो लेस परमिएबल होता है, या फिर बोल सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, क्योंकि अगर इनर वाले हैं तो उनके पास ज्यादा जिम्मेदारी होती है और वो सेल को उनको संभालना होता है कि कोई खराब चीज तो नहीं है जो अननेसेसरी चीज है, उसकी जरूरत ना हो लेकिन फिर भी आ गया, तो इसके लिए ये लेस परमिएबल होते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है मैट्रिक्स है। इसके बाद क्रिस्टा किसको बोलते हैं, क्रिस्टी किसको बोलते हैं, जो हमारा इनर फोल्डिंग होता है कुछ इस तरीके से, जो फोल्डिंग है इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टी, और जो अंदर वाली स्पेस है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और इसकी जो बाहर वाली लेयर है, मान लो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनफोल्डिंग हुआ है इसका,
तो उसको बोलते हैं क्रिस्टी। और ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस और ये बाहर वाला, बेसिकली कह सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला जो स्पेस है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है। अब आपको एक बात और बतानी है कि इसके ऊपर ऊपर हमारा ऐसे F1 ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब स्ट्रक्चर कहलाते क्या है? इनको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। यही पार्टिकल होते हैं जो कि हमारा एटीपी सिंथेसिस करते हैं। इंपॉर्टेंट यही है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, आपको पहले बता दिए हैं, लिंक रिएक्शन करने में, क्रेब्स साइकिल करने में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करवाने में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। ये सब पार्ट जो है आपको फंक्शन अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन जब आप रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको इजीली समझ आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम प्लास्टिक समझेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट कीजिए।